हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की एक कहानी रमेश कुमार की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश कुमार है। आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना आज से करीब 25 साल पुरानी है। बात है 1999 नवंबर के महीने की। मुझे आज भी वो रात बहुत अच्छे से याद है। मैं एक ट्रक ड्राइवर के साथ में काम किया करता था। कभी मैं हेल्पर होता था तो कभी वो हेल्पर होता था। हम दोनों ही कई सारे लंबे लंबे लॉन्ग रूट्स लेकर माल की डिलीवरी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। ऐसी ही एक बार की बात है कि हमें एक जगह से माल उठाकर दूसरी जगह जाना था। कोई भी जगह का नाम इस कहानी में नहीं लेना चाहूँगा। रास्ता काफ़ी लंबा था। हमें पता था कि पहुंचने में हमें 2 रात का तो समय लगेगा ही। हम अपने गोडाउन से कुछ 9:30 बजे के करीब ट्रक लोड करके निकले। उस समय जो मेरा पार्टनर था वो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो 2:15 बजे के करीब रात में हम लोगों ने ट्रक को एक जगह रोकने का सोचा और कुछ खा लेंगे, यही सोचकर हमने ट्रक को एक किनारे रोक दिया। जहाँ हम लोगों ने ट्रक को रोका था वहाँ आस पास दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं था। हम अपना खाना पैक करके अपनी ही ट्रक में लेकर जा रहे थे। तभी उसने कहा कि चल खाना निकाल, हम खाना खाते हैं। वो मेरे पार्टनर होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा दोस्त भी था। हम दोनों ने ही वहाँ पर खाना निकाला और खाना खाने लगे। बारिश धीमी धीमी हो रही थी। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हम लोग साउथ की ओर जा रहे थे। जैसा कि बारिश हो रही थी और चारों ओर अंधेरा था, दोनों ही साइड रास्ते के घनी झाड़ियां थी। मेंढक के टरटराने की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। और आप लोगों को पता होगा कि रात के समय वैसी ही गाड़ियां रास्तों पर कम होती है। जैसा कि मैं 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मुश्किल से 1 या 2 गाड़ी, वो भी 10 या 15 मिनट के गैप पर वहाँ से गुजर रही थी। बिल्कुल सुनसान रास्ता था और रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स तक भी नहीं थी। अचानक से एक आवाज़ आई। हम अभी ट्रक की केबिन में खाना खा ही रहे थे कि आवाज़ सुनकर जो मेरा पार्टनर था वो कहने लगा, यार ये रमेश, आवाज़ कोई कांच फूटने की आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी गाड़ी को किसी ने कुछ टक्कर मार दिया हो या फिर किसी ने कांच फोड़ दिया हो। वैसे तो हमने आसपास देखा, हमें कोई नज़र नहीं आया। जब वो नीचे उतर कर देखा तो उसने पाया कि आगे का जो हेडलाइट था वो फुटा हुआ था। वो ऊपर चढ़कर मुझसे कहने लगा, रमेश, ट्रक का आगे का एक हेडलाइट किसी ने फोड़ दिया है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, लेकिन यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। वो कहने लगा, क्या पता, देख। मैं जब नीचे उतर कर देखा तो सच में कांच रास्ते पर बिखरी हुई थी। मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था और हमारा खाना भी लगभग हो ही चुका था। मैंने कहा कि चल हम यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में घना अंधेरा होने की वजह से मेरा पार्टनर कहने लगा, यार एक हेडलाइट के सहारे क्या हम इतना दूर तक के इस ट्रक को ले जा पाएंगे। मैंने उससे कहा कि अभी रात के कुछ 3 तो बज चुके हैं, हमें 3 ही घंटा चलाना है और ये रास्ता थोड़ी दूरी पर ख़त्म होगा तो शायद वहाँ से स्ट्रीट लाइट चालू हो जाएगी। उसने भी कहा कि हाँ ठीक है, हम चलते हैं। इतना कहकर हम बस गाड़ी चालू ही करने वाले थे कि फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। इस बार गाड़ी की दूसरी हेडलाइट भी फूट चुकी थी। अब मेरा पार्टनर मुझसे कहने लगा, यार रमेश, अब यहाँ से जाना तो नामुमकिन है क्योंकि रात के इस अंधेरे में ट्रक को ले जाना, और वो भी जबकि पूरी हमारी ट्रक लोडेड थी। वो कहने लगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए हमसे। रोड भी काफ़ी स्लिपरी हो चुके थे बारिश होने की वजह से। मैंने उससे कहा कि एक काम करते हैं, 3 घंटे की बात है, हम 3 घंटे तक यहीं रुकते हैं। जैसे ही सुबह के 6 बजेंगे तब हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। उसने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब हम खाना खा तो लिए थे और बैठे हुए थे।
जो लेफ़्ट साइड था यानी रास्ते का, और उसी पर हमने कोने में जहाँ अपनी ट्रक पार्क की थी उसके आगे एक बड़ा सा पेड़ था। मुझे याद तो नहीं कि वो पेड़ किस चीज़ का था, लेकिन जहाँ तक के मेरा ख्याल है शायद वो पीपल का पेड़ होगा। वो बड़ा सा पेड़ वहाँ पर था। मैं बैठे बैठे ट्रक की केबिन में उस पीपल के पेड़ को ही देख रहा था। मैंने अचानक से देखा कि उस पीपल के पेड़ से कोई उल्टा छिपकली की तरह उतर रहा है, जिसके काफी बड़े नाखून एकदम साफ दिखाई दे रहे थे, जो कि शाइन हो रहे थे। शरीर तो पूरा काला था, तो हल्का सा धुंधला धुंधला दिख रहा था, और शरीर पे शायद उसके काफी सारे बाल थे। मैं जब उसको देखा तो बहुत ज्यादा डर गया, और तुरंत ही मैं अपने पार्टनर से कहने लगा, यार वो देख सामने क्या है। तभी मेरे पार्टनर ने सामने देखा और उसे कुछ भी वहां दिखाई नहीं दिया। और जब मैं भी दूसरी बार गौर से देखने लगा तो मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो कहने लगा कि एक काम कर, तू थोड़ी देर सो जा, तू शायद आधी नींद में है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं नींद में नहीं हूँ, मैंने जो देखा वो सच था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसी ने तो कहीं हमारी कांच नहीं फोड़ दिया। तभी मेरा पार्टनर मुझसे कहने लगा, यार देख, मुझे तो बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई यहीं का, गांव का या जंगल का कोई आदिवासी होगा जिसने जानबूझकर ये शरारत की है, या फिर क्या पता ओवर हीटिंग की वजह से ट्रक की हेडलाइट अपने आप फूट गई हो। ऐसा तो कभी हुआ नहीं था हमारे साथ, इसलिए इस बात पर विश्वास करना भी मुश्किल था, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, तो इसी वजह से हम इसी बात पर विश्वास करके बैठे हुए थे। और अभी एक फिर से आवाज हमें सुनाई दी। जब नीचे उतरकर हमने देखा तो हमने पाया कि हमारी जो ट्रक की आगे का टायर था वो अब पंचर हो चुका था, और जो हेडलाइट्स फूटकर रास्ते पर गिरी हुई थी उसी की कांच उस टायर में गड़ी हुई मिली। ये देखकर हम काफी ज्यादा दंग रह गए और डर गए, क्योंकि ट्रक को किसी कांच से पंचर करना इतनी जल्दी एक आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। ट्रक में काफी प्रेशर होता है, और ट्रक के टायर को अगर कील से भी एक आदमी को अगर पंचर करना हो तो उसे हथौड़ी और कील की दोनों की मदद लगेगी, लेकिन कांच के टुकड़े से किसी ने पंचर कर दिया। मैं और मेरे साथ में जो मेरा पार्टनर था, हम दोनों घबरा कर अपने चारों ओर देख रहे थे। तभी ही हमने ट्रक के अंदर से टॉर्च निकाला, और जो लेफ्ट साइड घनी झाड़ियां थी उस झाड़ियों के अंदर हम टॉर्च मारने लगे, ये ढूंढने के लिए कि ये कौन है जो ऐसा कर रहा है, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। मैंने मेरे पार्टनर के हाथ से टॉर्च लिया, और अचानक मुझे वो पीपल का पेड़ याद आ गया। मैंने उस पीपल के पेड़ पर टॉर्च मारा। नीचे से जब मैं टॉर्च मार रहा था तो उसका जो स्टेम था उस पर तो कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन फिर बीच पीपल के पेड़ में मैंने कुछ हलचल होते हुए बिल्कुल साफ देखी। वो देखकर मैं 2 मिनट के लिए बहुत ज्यादा घबरा भी गया कि ये क्या था, और मैं एकदम से पीछे हुआ हड़बड़ा कर। मैं जब दोबारा से उसी जगह पर टॉर्च मारा और मेरे पार्टनर को बताने लगा, मेरे पार्टनर ने कहा कि देख, मैंने कहा था ना वहाँ कोई नहीं है, ये सिर्फ तेरा वहम है। मैंने उससे कहा कि टायर का पंचर हो जाना क्या ये भी मेरा वहम है? हम सुबह 6 बजे यहाँ से निकलने की बात कर रहे थे, अचानक से टायर पंचर हो गया है। अब इसे बनाने में हमें कितना टाइम लग जाएगा, और हमें माल की डिलीवरी दिए हुए समय में करनी ही थी। फिर उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम अभी ट्रक के केबिन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों ही ट्रक के अंदर चढ़कर बैठ गए, और हमने दरवाज़ा बंद किया केबिन का, और उसके बाद शीशे भी चढ़ा दिए। थोड़ी ही देर बैठने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने कांच पर खटखटाया। मैं तुरंत मुड़ कर देखा, मेरा पार्टनर अब के सो चुका था। जब मैंने देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने टॉर्च लिया और टॉर्च मार कर देखना चाहा, लेकिन ये क्या था, अब तो टॉर्च भी चलने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस विंडो से थोड़ा पीछे हट कर बैठा, और नज़रें ठीक वहीं थी कि अब अगर जो भी खटखटाएगा तो मैं उसे देख लूँगा। लेकिन अब हुआ कुछ उल्टा। अब खटखटाने की आवाज़ जिस साइड मेरा पार्टनर सोया था, स्टीयरिंग की साइड,
वहाँ से आने लगी। मैंने एक झटके से उधर मुड़ कर देखा, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। नवंबर का महीना था, ठंड की रात थी, बारिश भी धीमी धीमी हो रही थी, लेकिन मुझे डर की वजह से पसीने जा रहे थे। मैं अभी घबराया हुआ सहमा बैठा ही था कि मैंने सामने से एक लंबे से आदमी को आते हुए देखा, जो काफ़ी पतला था और बहुत लंबा था। उसकी हाइट लगभग 10 से 12 फुट की होगी, क्योंकि जब वो चलते हुए आ रहा था तो जो हमारे ट्रक के विंडशील्ड की हाइट होती है वो उतना ही लंबा था। यानी कि उसे देखने के लिए हमें नीचे देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं जल्दी से मेरे पार्टनर को उठाया। मैंने कहा, वो देख सामने से क्या आ रहा है। पहले तो वो नींद में था। कहने लगा, अरे यार तुझे कुछ भी दिख रहा है, सोने दे। मैंने उसे एकदम झंझोड़ कर उठाया कि उठ और देख, सामने से कुछ आ रहा है। वो उठकर देखा और देखते ही उसने जोर की चीख लगाई। कहने लगा, ये क्या है, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। उसके चीखने की शायद आवाज बाहर गई या पता नहीं क्या वजह थी, जिस वजह से जो भी सामने से आ रहा था वो वहीं खड़ा हो गया। उसका आकार तो इंसान के शरीर जैसा ही दिख रहा था। वो दूर खड़ा हुआ और हम दोनों ही डर के मारे कांप रहे थे। उसने दूर से ही अपना हाथ लंबा किया और उसका हाथ हमारे ट्रक के विंडशील्ड तक आ चुका था। वो हमारे ट्रक के सामने के शीशे पर हाथ लगाकर शायद हमें किसी बात का संदेश दे रहा था या वो किसी बात की चेतावनी दे रहा था, लेकिन समझ पाना वो क्या कह रहा है ये तो हमारे लिए असंभव था। हम वहीं पर दोनों घबरा कर बैठे थे। मेरा पार्टनर कहने लगा कि ये कोई भूत पिशाच या हो सकता है कोई जिन हो। मैंने कहा, ये जो भी हो, लेकिन आज तो शायद ये हमें जान से मार देगा। मेरा पार्टनर तो बेचारा इतना डर गया था कि अब वो रोने लग गया था। उस समय उसकी एज भी सिर्फ 28 या 29 साल की थी और घबरा कर वो जोर जोर से भगवान का नाम ले रहा था। मैं भी वहां पे मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि भगवान हमें इससे बचा ले। हमने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं। फिर हमने देखा कि वो धीरे धीरे और हमारी ओर आगे बढ़ता जा रहा था और अचानक से गाड़ी के राइट साइड से किसी की आवाज आई, अरे कोई है अंदर। यह आवाज जब हमने सुना तो हम दोनों ही बाहर झांकने लगे। एक बूढ़ा सा आदमी, उसकी कमर झुकी हुई थी, लकड़ी के सहारे चलता हुआ हमारी ट्रक तक आया था। हमने कहा कि आप कौन और आप यहाँ कैसे? यहाँ दूर दूर तक तो कोई घर भी नहीं है। वह कहने लगा, मैं तुम्हारी ही सहायता करने के लिए आया हूँ। जो मेरा पार्टनर था वो कह रहा था कि नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है। ये हो ना हो, ये भी कोई भूत प्रेत ही है। मैंने उसको समझाया, उससे कहा, रुक जा, मुझे इससे बात करने दे। मैं जब उससे बात करने लगा तो उस आदमी ने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ थी और देखकर कहने लगा, ये रास्ता रात के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ मत रुको और यहाँ से जल्द निकल जाओ। मैंने उनसे कहा कि चाहते तो हम भी वही थे, लेकिन हमारी हेडलाइट फोड़ दी गई, हमारा टायर फूट गया, अब हम क्या करें, हम कैसे यहाँ से जाएं? उस बूढ़े आदमी ने कहा, हम दोनों को ही नीचे उतरो। हम नीचे उतरे। कहने लगा कि तुम्हारी ट्रक के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं जानता हूँ, तुम सिर्फ पीछे चले जाओ। हम ट्रक के पीछे चले गए उसके कहने के अकॉर्डिंग, और हम वहाँ जाकर खड़े थे। उसने कहा था कि जब तक मैं ना बुलाऊँ तब तक आना नहीं। उसके बाद हमने जो लाइफ में देखा वो आज तक हम भूल नहीं पाए। उसने हमें दोबारा से 10 ही मिनट के बाद आगे बुलाया। जब हम आगे गए तो हमने देखा कि ट्रक की दोनों हेडलाइट्स अब बराबर थी, फूटा हुआ टायर बिल्कुल सही था। हम ये देखकर हैरान रह गए। मैंने उससे कहा कि आपने ये कैसे किया? तो कहने लगा, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, बस यहाँ से निकल जाओ। वो बूढ़ा आदमी हमें ये कहकर आगे बढ़ने लगा। हम भी ट्रक में बैठे और उससे कहा कि चलिए मैं आपको कहीं छोड़ देता हूँ। वो हमारी ओर देखा, मुस्कुराया, कहने लगा, मुझे
कहीं भी जाने के लिए कोई भी सवारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना कहकर वो अपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और हम ट्रक चालू करके आगे निकल गए। मैं अभी भी उसे रेयर व्यू मिरर से देख ही रहा था कि थोड़ी ही दूर के ट्रक के जाने के बाद वो कहीं गायब हो गया अंधेरे में। जब हम सुबह के करीब 5:30 बजे एक जगह पर रुके, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और वहाँ उतर कर जब हमने बात की तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर एक अच्छी बूढ़ी आत्मा है जो लोगों की जान बचाती है। तुम्हारे नसीब अच्छे थे कि वो आत्मा तुम्हें मिल गई, वरना वो छलावा तुम्हें आज जान से मार देता। इसके बाद हम इतना ज़्यादा डर गए थे कि जब भी हमने दोबारा उस रूट से जाना होता था तो हम सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में ही उस रूट को पार करते थे, क्योंकि हमें ये पता लगा था कि रात के 9 बजे के बाद से लेके, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सुबह 7 बजे तक, तो कुछ कह रहे थे कि सुबह 5 बजे तक आत्माएं और छलावा वहाँ पर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी जो कि मैंने एक वेबसाइट से ली थी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। मेरा नाम कपीश है और ये घटना आज से करीब 30 साल पुरानी है। कहा जाता है कि हमारे गांव में एक बड़ी सी हवेली हुआ करती थी। आज तो वह हवेली पूरी तरह से खंडर बनकर टूट फूट चुकी है। वह हवेली कई सालों पुरानी थी और आज से 30 साल पहले वहां पर कुछ लोग रहा करते थे। लेकिन एक दिन रातों रात अचानक से ही सब कहीं गायब हो गए। गांव वालों को लगा कि हो सकता है उन लोगों ने घर छोड़कर वहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया होगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो लोग कहाँ थे। उनकी फैमिली में एक आदमी रहता था जो कि किसी शहर में रहा करता था, यानी हमारे गांव में नहीं रहता था वो, और वो कभी कभार अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया करता था। लेकिन रातों रात पूरी फैमिली का गायब हो जाना ये लोगों को समझ में नहीं आया। उस फैमिली में 6 या 7 लोग थे और उसके बाद गांव वाले भी इंतज़ार करते रहे कि कभी ना कभी तो ये फैमिली ज़रूर लौट कर आएगी। लेकिन साल 2 साल बीत जाने के बाद सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बारिश होती थी और उसमें हर जगह कीचड़ हो जाता था उस हवेली के आसपास। लोगों को इस बात से बड़ी परेशानी थी कि ये कहाँ चले गए, इनका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, इन्हें कहाँ ढूंढा जाए। घर के बाहर एक लाल कलर की जीप या यूं कहिए कि कार खड़ी रहा करती थी। वो कार भी धीरे धीरे करके पूरी तरह से खराब हो रही थी। फिर एक शाम की बात है, जो वो हवेली थी वो गांव के एकदम एंड वाले हिस्से पर थी और उसके पीछे एक जंगल भी शुरू होता था और गांव के लोग जंगल में जाया करते थे अपने किसी भी काम के लिए। एक शाम की बात है कि करीब 7 बजे के आसपास जब 2-3 लोग मिलकर उस जंगल से लौट रहे थे तो उनका एक दोस्त जंगल में पीछे ही छूट गया था। उसने उन लोगों से कहा कि आप लोग आगे बढ़ो, मैं पीछे से आता हूँ। उसके सारे दोस्त वहां से निकल गए और वो जो दोस्त था वो पीछे से आ रहा था। जब वो लौट रहा था जंगल से तो उसने उस हवेली में किसी को चलते हुए देखा। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन लाल कलर की जो गाड़ी थी और जो गेट के बीच में डिस्टेंस था वहां पर उसने किसी को देखा। हवा बहुत चल रही थी रात में, सूखे पत्ते भी चारों ओर उड़ रहे थे, तो बराबर उसे देख नहीं पाया, लेकिन उसे इतना समझा कि अंदर कोई है। गांव वालों में आप जानते ही होंगे कि बहुत प्यार होता है आपस में। वो वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगा, कौन है वहां पर और यह हवेली में कैसा घुसा? यह हवेली अगर तेरी नहीं है तो बाहर निकल। लेकिन इस पर किसी का कोई जवाब नहीं आया। जो व्यक्ति या जो इंसान अंदर चल रहा था वो चलते चलते एकदम से एक जगह रुक गया और अपना चेहरा पीछे घुमाकर गेट की ओर देखकर उस आदमी को घूरने लगा। वह आदमी वहीं खड़ा होकर 2 मिनट तक चिल्लाया, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने सोचा कि मैं जाकर अपने दूसरे दोस्तों को भी बताता हूँ और फिर हम दोबारा यहाँ पर आएंगे जांच करने के लिए कि अंदर है कौन, और वो वहां से निकल गया। थोड़ी देर के बाद 3-4 लोग मिलकर दोबारा उस हवेली के गेट के पास आए
और आकर देखा तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक दोस्त ने कहा कि हमें जाकर अंदर देखना चाहिए, लेकिन बाकी दोस्त मना कर रहे थे। फिर भी जब उस दोस्त ने बहुत जिद किया तो सभी को उसकी बात माननी पड़ी और हम उस हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हवेली का जो आंगन था और हवेली का जो बैक साइड था, हम सभी लोग वहां चारों ओर चक्कर लगाए, ये देखने के लिए कि यहाँ पर अगर कोई है तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक से कुछ आवाज आई। आवाज ऐसी थी कि जैसा कोई भाग रहा है। मेरे एक दोस्त को लगा कि हो सकता है कोई चोर है जो हवेली में सामान चुराने आया हो, हम हवेली के अंदर जाकर देखते हैं। मैंने उसे मना भी किया, लेकिन वो माना नहीं। हवेली का दरवाजा लॉक था। सभी लोगों ने मिलकर बहुत ताकत से उस लॉक को तोड़कर अंदर घुस गए। उन लोगों को लगा कि क्या पता चोर किसी दूसरे रास्ते से अंदर गया हो, और हम तो कोई दूसरा रास्ता जानते नहीं थे। इस वजह से हम दरवाजा तोड़कर अंदर गए। अंदर जाकर देखा तो गहरा अंधेरा था, अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर जाने के बाद हम सभी चिल्लाने लगे, कोई है यहाँ? लेकिन अब कोई भी हलचल की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा जो एक दोस्त था वो हवेली के फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। फर्स्ट फ्लोर पर कुछ 7 या 8 कमरे थे। जब वो एकदम कोने वाले कमरे में गया और जाकर दरवाजा खोलना चाहा तो वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मैं आपको बता दूं कि हवेली के सारे दरवाजे खुले थे, सिर्फ वो एक दरवाजे को छोड़ के। उसने पूरी ताकत लगा दी और उसके बाद उसने हम लोगों को आवाज दिया। जब उस हवेली के दरवाजे के बाहर हम पहुंचे तो हमें बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ अंदर चीज है जो सड़ चुकी है, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। बहुत ताकत लगाने के बाद भी जब नहीं खुला तो हमें मजबूरन वो दरवाजा भी तोड़ना पड़ा। और जब दरवाजा खोलकर हम अंदर गए तो हमने देखा कि बिल्कुल रूम खाली पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, उस रूम का टेम्परेचर कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि उस रूम में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी और उसमें बहुत गंदी सी बदबू आ रही थी, परंतु कुछ भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। रूम खाली था, सिर्फ एक वहां पर कबर्ड था। वो कबर्ड भी हमने खोलकर देखा तो उसमें भी कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया। मेरे दोस्त को मैंने कहा कि चल, हो सकता है यहाँ पे कोई चूहा मर गया हो जिसकी हमें बास आ रही है, अब यहाँ से निकलना चाहिए हमें। उसने कहा कि हाँ चलो ठीक है, निकलते हैं। हम जैसे ही निकलने को वापस हुए कि मेरे दोस्त को ऐसा लगा किसी का हाथ उसके पैर पर टकराया, जो कि बहुत ठंडा था। उसने तुरंत ही रुककर फिर से चारों ओर देखा। कहने लगा, यार मुझे ऐसा महसूस हुआ। हमने उसे कहा कि तेरा ये वहम होगा, लेकिन वो बहुत श्योर था इस चीज को लेके। वो बार बार यही कह रहा था कि नहीं, किसी का हाथ तो मेरे पैर से टकराया था, मुझे अच्छे से समझ में आता है। हम उसके बाद वहां से निकल गए और जब हम गेट पर आए, हवेली के मेन गेट पर, तो हमें ऐसा लगा कि अंदर से कोई चीख कर हमें आवाज देकर बुला रहा है। हम पीछे मुड़कर देखे, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा कि क्या पता हमें ऐसा कुछ सुनाई दिया हो या हमारा वहम हो, तो मेरा एक दोस्त चिल्लाने लगा जिसके पैर पर हाथ लगा था। वो कह रहा था कि तुझे बार बार यही लगता है कि वहम है, क्या चारों को एक साथ वहम हो सकता है? हमें दोबारा से हवेली के अंदर जाना चाहिए। तब मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा नहीं, अब नहीं जाना चाहिए। अब हम पहले बाहर चलते हैं और हम गांव के लोगों को ये बात जरूर बताएंगे, फिर हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। और हमने वैसा ही किया। थोड़ी देर के बाद जब हम गांव के कुछ लोगों को बताकर वहां पर लौटे तो इस बार हम 10 से 12 लोग थे और हमने सारी बात उन लोगों को विस्तार में बताई थी। और फिर हम सब के सब हवेली में अंदर गए। अंदर जाने के बाद सेम वैसा ही हुआ जैसा पहले हमारे साथ हुआ था, बस इस बार किसी को भी कोई आवाज नहीं आई और ना ही तो अंदर किसी के होने का किसी को कोई एहसास हुआ। जब हम उस हवेली से बाहर निकलने लगे तो जो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था वो मुझसे कहने लगा कि कुछ देर यहीं रुक जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ कितना शांति और सुकून है। मैंने उससे कहा कि नहीं, हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, हमें चलना चाहिए। वो कहने लगा, अरे थोड़ी देर रुकते हैं फिर निकल जाएंगे। क्या पता उस समय शायद वो ये जानना चाहता था कि
ज़्यादा लोग होने की वजह से हमें कुछ दिखा नहीं और ना ही महसूस हुआ। इसीलिए वो बहाना बनाकर मुझे अपने साथ रुकाना चाहता था। हवेली में जितने लोग आए थे वो सब अब जा चुके थे। सिर्फ मैं और वो उसी हवेली के गेट के बाहर खड़े हुए थे। और ऐसे ही कुछ 10-15 मिनट बीते होंगे कि मैंने उससे कहा कि चल अब हमें चलना चाहिए, टाइम ज़्यादा हो गया है। जैसे ही हम वहाँ निकलने के लिए आगे बढ़े ही थे कि दोबारा मुझे फिर से कोई दिखाई दिया। इस बार भी वो उस लाल जीप के पीछे और उस हवेली के बीच के रास्ते में टहल रहा था। मैंने उससे कहा कि देख देख, मैं इसी की बात कर रहा था। मेरा जो दोस्त था वो मुझसे कहने लगा कि मुझे पहले ही इसका आभास हो गया था कि हवेली में कोई तो है। मेरा मन इस बात को मान ही नहीं रहा था कि हवेली खाली है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अंदर जो भी है ये आया कहाँ से, क्योंकि हमने तो हवेली को चारों ओर से अच्छे से देखा था। मैंने कहा पता नहीं। हम दोनों ही गेट के पास गए और फिर से आवाज लगाए, कौन है वहां और यहाँ पर अंदर कैसे आया? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। मेरा दोस्त मुझसे कहा कि चल हम अंदर जाएंगे। हमने हवेली का गेट खोला और हम धीरे धीरे उस आदमी के करीब बढ़ते चले गए। जब हम काफी करीब पहुंच गए और उसे सही से देख सक रहे थे, तब हम दोनों की चीख निकल गई, क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज्यादा डर चुके थे। उसका चेहरा बहुत अजीब सा डरावना था। उसके जो दाहिने हाथ पर हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा सा वहां पर है। वो क्या है समझ में नहीं आ रहा था। या फिर उसका दाहिना हाथ सूज गया था, या हो सकता है कि कोई बड़ा सा फोड़ा होकर उसे वहां इन्फेक्शन हो गया हो। हम समझ नहीं पाए। और एक बात ये भी थी कि उसका जो बायां पैर था, जो घुटने के नीचे का पार्ट होता है, वो था ही नहीं। लेकिन फिर भी वो एकदम नॉर्मली चल रहा था। ऐसा चल रहा था जैसा कि मानो उसका जो आधा पैर है वो हमारे लिए अदृश्य है, लेकिन उसका पैर सच में है। हम वो देखकर वहां से जल्दी से भागे, लेकिन हवेली के मेन गेट पर आने तक हवेली का जो बड़ा सा मेन गेट था वो अपने आप एक चरमिराती हुई आवाज करते हुए बंद हो गया। और हम उसी गेट पर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाज वहां पर सुनने वाला शायद कोई नहीं था। हम अपनी जान को बचाना चाहते थे और मैं तो पीछे मुड़कर उससे माफी मांग रहा था। मैंने कहा कि हमें नहीं पता था कि आप कौन हो, बस हमें जाने दो, हमने कभी आपको सताया नहीं। फिर भी इस पर भी गेट नहीं खुला। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और बाजू में कुछ 4 या 5 फीट की दीवार थी। उसने कहा कि चल, ये दीवार से कूदना ही होगा हमें। हम बहुत मुश्किल से उस दीवार को कूदकर अपनी जान बचाकर वहां से भागकर निकले और गांव आकर गांव के लोगों को सारी बात बताई। गांव के लोग भी हमारी बात से काफी परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोगों ने तो कहा कि हमें अभी ही चलकर देखना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, अब मैं दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं रखता। और मेरा जो दूसरा दोस्त था वो तो बीमार पड़ चुका था, वो भी काफी ज्यादा डर गया था और उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी। अब हर कोई उस हवेली के करीब भी जाने के लिए डरता था। हम सोच रहे थे कि वो जो कोई भी है, भूत प्रेत आत्मा, वो सिर्फ हवेली के अंदर ही है, लेकिन हम गलत थे। लगभग 10 से 15 दिन के बाद अब उस हवेली में से आवाजें आना शुरू हो गई थी, जो कि पूरे गांव के लोगों को सुनाई देती थी। गांव के लोग इस बात से परेशान, इस समस्या का समाधान ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फिर कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति ने दूर किसी जगह से एक तांत्रिक को बुला लाया। जब वो तांत्रिक जी हमारे गांव आए और आकर उन्होंने उस हवेली के बात सुनी, तो कहने लगे मुझे उस हवेली के पास ले चलो। हवेली के पास ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि आत्मा तो यहाँ पर कई समय से है, आप लोगों ने उसे देख लिया और आप लोगों को अंदर नहीं जाने का था। इससे आत्मा को लगा कि आप लोग उसे उकसा रहे हो, इसीलिए अब वो अपने होने का एहसास पूरे गांव के लोगों को करवा रही है। और जहां तक मुझे समझ आता है, हो सकता है कि ये आप में से सभी की जान भी ले ले और आप लोगों को जान से मार दे। अब गांव के लोगों के मन में डर 2 गुना हो चुका था। तभी ही गांव के लोगों ने उनके सामने हाथ जोड़कर विनती की,
कि आप कुछ भी कीजिए, बस हमें इस आत्मा से छुटकारा दिला दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि हम इसके चारों ओर बंदिश मार देंगे, वो कील गाड़ देंगे। और उसके बाद उन्होंने वैसा ही किया और रात भर वो वहीं रुके रहे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने रात में कील गाड़ने के बाद हम सबको अपने अपने घरों पर भेज दिया था। तांत्रिक जी वहीं पर रुके थे। जब हम सुबह में तांत्रिक जी को लेने के लिए गए तो हमने देखा जो कील उन्होंने उस हवेली के चारों ओर गाड़ी थी, वही कील उनके दोनों हाथ और दोनों पैरों पर गड़ी हुई थी और इतनी बेदर्दी से गड़ी हुई थी कि वो कील जमीन में भी धंस चुकी थी और तांत्रिक जी की हत्या हो चुकी थी। ये देखने के बाद पूरा गांव दहशत से पागल हो चुका था। अब लोग अपनी जान बचाने के लिए उसी दिन उसमें से कुछ लोग तो गांव छोड़कर चले गए। कई लोग ये सोच रहे थे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो इंसान अच्छा होता है, मरने के बाद उसकी आत्मा भी अच्छा ही काम करती है। उस दिन के बाद से गांव में कभी भी हमें वो आत्मा की शोर सुनाई ही नहीं दी। और उसके बाद भी जब लोग उस हवेली के आसपास से गुजरते थे तो उन्हें कोई आवाज कभी किसी की आई ही नहीं। लोग परेशान थे कि ये क्या हो गया है। तभी ही एक पुजारी जी से इस बारे में जब गांव के लोगों ने डिस्कस किया तो पुजारी जी ने कहा कि जो तांत्रिक जी थे उन्हें उस आत्मा ने ही मारा था और तांत्रिक जी की आत्मा ही तुम लोगों की रक्षा कर रही है। ये सुनकर हम दंग रह गए। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ वो हवेली खुद से ही टूटते चले गई और अब एकदम खंडर बन चुकी। अब उस हवेली को देखकर समझ ही नहीं आता है कि कभी यहाँ पर हवेली हुआ भी करती थी। उस घटना को आज लगभग 30 साल के आसपास का समय हो चुका है, लेकिन कभी भी अब किसी ने कोई आवाज नहीं सुना और ना ही तो अब लोग वहां जाने के लिए डरते हैं। जो उस हवेली की बाउंड्री वॉल थी वो भी टूट फूट चुकी। वहां पर जो गेट लगे थे वो भी गिर चुके। अब वहां पर लोग जाकर खेलते भी है क्रिकेट और कुछ लोग वहां पर वॉकिंग के लिए भी जाते। अब हमारा गांव भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है और हो सकता है कि नई जनरेशन वो चीज़ों को भूल चुकी है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी सुप्रिया जी की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कई कहानियाँ शेयर कर रखी हैं। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुप्रिया है। मैं साउथ इंडिया की रहने वाली हूँ। आप सभी लोग अगर मेरी पुरानी कहानी सुने होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। ये घटना अभी कुछ साल पहले 2012 के आसपास की है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये घटना मेरी दादी के साथ घटी थी और उसी समय उनका देहांत भी हो गया था। आज तक हम लोग ये नहीं समझ पाए कि उनका देहांत कैसे हुआ, उनकी मृत्यु किस वजह से हुई। ये बात समझ पाना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को घटना सुनाती हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि मैं और मेरी जो दादी माँ है, हम दोनों ही साउथ इंडिया के एक शहर में रहते थे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसने हम लोगों को पार्टी के लिए एक फार्म हाउस पर बुलवाया था। मैंने दादी माँ से कहा कि मुझे वहाँ पर जाना है। मेरी दादी ने कहा कि ठीक है, तू चले जा वहाँ पर, मैं तो नहीं आ सकती। दादी तो मना कर चुकी थी और हम लोगों को इनविटेशन पूरी फैमिली के साथ मिला था। लेकिन दादी के मना करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अकेले ही चले जाती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, जिस जगह पर हम लोग रहते थे, मेरी दादी हमेशा ही एक बात कहती थी कि मुझे घर में किसी के होने का एहसास होता है। मुझे घर में कोई दिखाई देता है जो पूरा काला है, उसकी आंखें लाल हैं और उसके जीभ से हमेशा खून टपकते रहता है। मैं दादी को कहती थी कि ये सिर्फ आपका वहम है दादी, और भूत प्रेत पहले होते थे, अब नहीं। मेरी दादी लेकिन कई बार मुझसे ये बात कहती थी। मैंने आसपास पड़ोस में भी पूछा था उस घर के बारे में, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिली। मैं ये सोच रही थी कि दादी शायद उनकी एज ज़्यादा हो गई है, इस वजह से उन्हें ऐसा महसूस होता रहता है। जिस दिन मैं अपनी बर्थडे पार्टी में गई थी, जाते समय मेरी दादी ने एक बात मुझसे कही थी
कि तू जा रही है जा, लेकिन इतना याद रखना, अगर कभी मैं मर गई तो तू इस घर को तुरंत ही छोड़ देना। मैंने दादी से कहा भी, दादी आप क्यों ऐसी सब बातें कर रहे हो, मैं नहीं जा रही हूँ। फिर उन्होंने ही मुझे बहुत फोर्स किया और समझाया कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तुझे बता रही हूँ। शायद हमें ऐसा लगता है कि दादी समझ चुकी थी या दादी को कोई इशारा मिल चुका था। जब मैं अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 5:30-6 बजे के आसपास अपने घर लौटी, मैंने सच में अपनी दादी को मरा हुआ देखा। वो देखने के बाद मेरे पैरों से जमीन खिसक गई और मुझे बार बार दादी की वही बात याद आ रही थी। एक चीज बहुत अजीब लग रही थी, दादी के मुंह के पास कुछ काला काला लगा हुआ था। क्या ये वही आत्मा थी जिसके बारे में मेरी दादी बात करती थी कि एक काली परछाई नजर आती है? वो क्या था नहीं पता। मैंने अपने मम्मी पापा को कॉल किया तो वो लोग भी तुरंत ही कुछ 3 या 4 घंटे में हम तक आ गए। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे इस चीज को लेके कि अचानक ये कैसे हो गया। जब मैंने उन्हें सारी बात भी बताई तो मेरे पापा भी इन सब बातों पर बिलीव नहीं करते थे और मैंने कहा कि दादी ने कहा था कि ये घर छोड़ देना। मेरे पापा कहने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दादी की एज हो चुकी थी इसीलिए उन्होंने तुझसे कहा होगा, और वैसे भी इतना कम किराए में तुझे दूसरी जगह घर कहाँ मिलेगा। मुझे पापा की बात भी कहीं ठीक लग रही थी, इसीलिए मैं वहीं पर रुक गई। दादी का देहांत हो जाने के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। घर में मन नहीं लगता था, लेकिन मेरा जॉब था तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि मैं उस जगह को छोड़कर कहीं मम्मी पापा के पास चले जाऊं। मैं वहीं पर काम करते रही। कुछ 14 या 15 दिन बीत चुके थे। एक रात मैं सो रही थी, तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने आकर मेरे सर पर हाथ फेरा। मैं एकदम से उठी नींद से और अपने चारों ओर देखने लगी, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। और ये सेम वैसा ही था जैसा मेरी दादी माँ मुझे सुबह में नींद से जगाती थी। जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो अभी रात के 2:15 बज रहे थे। मैं सोचने लगी कि इतनी रात में ये मुझे क्या हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है मैंने कोई सपना देखा होगा। मैं दोबारा सो गई। मुझे फिर से यूं महसूस हुआ कि किसी ने मेरी टांगे पकड़कर खींची। मैं इस बार भी हड़बड़ा कर नींद से जागी। उठकर टाइम देखा तो इस बार 3 में 5 कम हो रहा था। मैं ये सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या ये सच है। मैं घबरा कर नींद से अब उठकर बैठ गई थी। मैं अपने हॉल में आई और बालकनी में जाकर थोड़ी देर खड़ी हो गई। अचानक से कमरे के दूसरी ओर से कुछ आवाज सुनाई दी। जब मैंने वहां जाकर देखा, मेरी दादी का एक पान का डिब्बा हुआ करता था। मेरी दादी को पान खाने का शौक था। मेरी दादी का डिब्बा पान का खुला हुआ था। सोचने वाली बात यह है कि उनका डिब्बा तो बंद था, तो पान का डिब्बा अचानक खुला कैसे। मैं इस बात से परेशान हो गई और मैं जल्दी जल्दी रूम को लॉक कर कर नीचे बाहर चले गई। मुझे अब उस घर में भी जाने डर लग रहा था। मैं रात भर बाहर ही भटकती रही। सुबह में 5:30-6 बजे के करीब मैं अपने घर आई। मेरे ऑफिस का टाइम 10 बजे का था। मैंने सोचा कि अब 2 घंटा सो लेती हूँ। मैं वो 2 घंटा बिल्कुल ठीक आराम से सो गई। लेकिन 8 बजे जैसा मेरी दादी मुझे आकर उठाती थी, फिर से ऐसा लगा कि किसी ने मेरे माथे पर हाथ घुमाया। मैं उठी और उठकर देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था और मेरी आंखों से अब आंसू जा रहे थे दादी को याद करके। मैं जल्दी जल्दी अपने आप को रेडी की और वहां से ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस में जाने के बाद मैंने वहां से पापा को कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई। मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, तू जब तक कि कोई वहां दूसरा घर ढूंढ ले, या फिर हम ऐसा करते हैं कि मेरे पहचान के एक पुजारी जी है, उनको वहां पर भेजता हूँ, वो शायद हमारी कुछ सहायता कर देंगे इसमें। पापा ने जो कहा था वही हुआ। शाम में जब मैं ऑफिस से घर लौटी तो पुजारी जी मेरे घर के बाहर मेरा वेट ही कर रहे थे। मैं उन्हें अंदर ले जाकर घर दिखाई। पुजारी जी मुझे देखकर कहने लगे कि तुम्हारी दादी की आत्मा इस घर में अभी भी है। अगर मैं ये बात कहूँ तो क्या मेरी बात पर विश्वास करोगी? मैंने कहा कि पहले शायद नहीं करती, लेकिन जो कल रात मेरे साथ हुआ है तो मुझे लगता है कि हो सकता है। पुजारी जी ने कहा कि बिल्कुल सही। जो तुमको लग रहा है
कि तुम्हारी दादी तुम्हारे सर पर आकर हाथ फेर रही है, वो तुम्हारी दादी सच में है। मैंने कहा, तो मेरी दादी मुझे डरा क्यों रही है? फिर पुजारी जी ने कहा, इस घर में सिर्फ तुम्हारी दादी की आत्मा ही नहीं, बल्कि यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा भी है। जिसने तुम्हारी टांग खींची थी वो एक दुष्ट आत्मा थी, लेकिन तुम्हारी दादी तुम्हारी रक्षा के लिए इसी घर में है। मैंने पापा को सारी बात बताई। फिर पुजारी जी ने भी पापा को समझाया। मेरे पापा ने कहा कि उसी समय तू उस घर से निकल जा, कोई भी फ्रेंड के घर पर जाकर रहे जब तक तुझे दूसरा घर नहीं मिल जाता। मैं वहां से निकल गई। फिर पुजारी जी ने मेरे पापा से कहा कि मेरी दादी की आत्मा की शांति के लिए या उनकी मुक्ति के लिए कुछ क्रियाएं करनी होगी। मेरे पापा उस पर एग्री हो गए और उसके बाद उन्होंने वो किया। फिर कभी भी मेरी दादी का होने का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मेरी दादी को सच में उस आत्मा ने मारा था या उस चुड़ैल ने? मैं नहीं जानती, क्योंकि जब तक मैं उस घर में थी मुझे कभी भी ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।